हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल गुड। देखिए बच्चों, मुझे तो नहीं लगता कि कोरोना जल्दी ख़त्म होगा। आई थिंक हमें अपनी स्टडीज़ इसी तरीके से ही कंटिन्यू करनी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप लोगों ने पीजीपीपीसी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है, रेगुलर कम्युनिकेट किया है, डाउट पूछा है। आई एम वेरी ग्लैड टू सी दैट एंड आई होप कि आप ये कम्युनिकेशन फ्यूचर में भी मेंटेन करें। अब देखिए, अपन पीजीपीपी के सेक्शन 40 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका कि नाम था बिजनेस डिसअलाउंसेस। सेक्शन 40 के अंदर कुछ खर्चों की लिस्ट दी गई थी जिनको कि आप पी&एल में डेबिट नहीं कर सकते। तो हमने 6 खर्चे तो देख ही लिए थे बच्चों कि पी&एल में डेबिट नहीं किए जा सकते। बस 4 खर्चे और बचे, उसके बाद सेक्शन 40 आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन उन 4 खर्चों पे आने से पहले एक बार फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं कि कौन कौन से खर्चों को पी&एल में डेबिट करने नहीं दिया जाएगा। सबसे पहला खर्चा क्या था बच्चों? इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और एनी अदर सम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया टू रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट, या फिर आप इंडिया में पेमेंट करते हो किसको? रेसिडेंट को। तो ध्यान रखो, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर लो इन प्रीवियस ईयर। टीडीएस शुड बी डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर एंड डिपॉजिट भी करना है टीडीएस को। कब करना है? प्रीवियस ईयर में नहीं, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आप ऐसा करते हो तो वो खर्चा अलाउड रहेगा, पी&एल में डेबिट कर सकते हो प्रीवियस ईयर के अंदर ही। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो खर्चा 100% विल बी डिसअलाउड। अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले पहले तक जमा कर दिया तो वो तो अच्छी बात है बच्चों, आप क्या कर दोगे? डिडक्शन ले लोगे प्रीवियस ईयर के अंदर अंदर। अगर आपने ड्यू डेट के बाद जमा किया है तो बच्चों आपको डिडक्शन 1920 यानी प्रीवियस ईयर में तो नहीं मिलेगी, सब्सिक्वेंट ईयर में आप क्या ले सकते हो? उसकी डिडक्शन ले सकते हो। तो बच्चों, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी आप लोगों को दे दिए थे। एक एग्जांपल ये दिया था मैंने आपको कि अगर आप नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो से 1 जुलाई 2019 को ही आपने टीडीएस कट कर लिया एंड गवर्नमेंट के पास जमा कर दिया है 1 दिसंबर 2019 को, तो टीडीएस डिडक्ट भी प्रीवियस ईयर में हो चुका है एंड डिपॉजिट भी हो चुका है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो उस इंटरेस्ट को आप पी&एल में क्या कर पाओगे? डेबिट कर पाओगे 1920 के। 1 जुलाई 2019 को आपने किसी नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, उसके ऊपर आपने टीडीएस भी उसी दिन कट कर लिया है, लेकिन वो टीडीएस आपने जमा किया है 5 मई 2020 को यानी प्रीवियस ईयर के बाद, लेकिन रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले पहले, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो बच्चों ये खर्चा अलाउड हो जाएगा। कौन से साल की पी&एल में डेबिट करने दिया जाएगा? 1920 के पी&एल में ही डेबिट करने दिया जाएगा। इसके बाद अगर आपने किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया है 1 जुलाई 2019 को इंटरेस्ट का, उसी दिन टीडीएस कट कर लिया, लेकिन आपने जमा किया है 5 दिसंबर 2020 को यानी आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो वो खर्चा 1920 के पी&एल में तो डेबिट नहीं किया जाएगा, 100% डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन 2021 के पी&एल में आप उसको क्या कर सकते हो? डेबिट कर सकते हो। आई बात समझ में? अब देखो बच्चों, अगर आप टीडीएस कट करना ही भूल गए तो क्या हो जाएगा? अगर आप टीडीएस कट करना ही भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। उस नॉन रेसिडेंट ने क्या करा हो? रिटर्न भरा हो, इनकम कंसिडर करी हो, टैक्स भर दिया हो, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने अपनी कंप्लायंसेस कंप्लीट कर ली है उस साल में जिस साल उस नॉन रेसिडेंट ने रिटर्न भरा। तो नॉन रेसिडेंट की इनकम कब की थी बच्चों? वो 1920 की। तो 1920 का रिटर्न कब भरेगा? वो 2021 में। तो ये मान लिया जाएगा कि आपने अपनी कंप्लायंसेस 2021 में कंप्लीट कर ली है, तो वो खर्चा आपको 1920 में तो अलाउ नहीं होगा। वो खर्चा आपको कब अलाउ कर दिया जाएगा बच्चों? 2021 में अलाउ कर दिया जाएगा। 100% आप पी&एल में क्या कर सकते हो? डेबिट कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा बच्चों फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद आ गए थे हम लोग सेकंड पॉइंट पे। अगर आप किसी रेसिडेंट को कुछ भी चीज का पेमेंट करते हो तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, टीडीएस शुड बी डिडक्टेड इन प्रीवियस ईयर एंड डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सेम बात थी बच्चों, लेकिन यहाँ पर याद रखना पूरा खर्चा डिसअलाउड नहीं होगा, ओनली 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। 30% है वही क्या होगा बच्चों? डिसअलाउड। 70% स्टिल क्या रहेगा? अलाउड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टीडीएस बच्चों आपने पेमेंट किया है इंटरेस्ट का किसी रेसिडेंट को, अब यहाँ पर कुछ भी कवर्ड है बच्चों, आप रेसिडेंट को कुछ भी पेमेंट कर सकते हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे रॉयल्टी हो, चाहे फीस फॉर टेक्निकल सर्विस हो, चाहे रेंट हो, चाहे सैलरी हो, आप कुछ भी पेमेंट करो रेसिडेंट को, उसके ऊपर आपको टीडीएस क्या करना है बच्चों? कट करना है प्रीवियस ईयर के अंदर अंदर एंड जमा भी करना है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आपने 1 जुलाई 2019 को पेमेंट किया, उसी दिन टीडीएस कट कर लिया, लेकिन टीडीएस जो जमा किया है वो किया है 5 दिसंबर 2020 को आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो 1920 के पी&एल में 70% खर्चा ही लिखा जाएगा, 30% तो डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन 30% जो खर्चा है वो आप कब लिख सकते हो बच्चों? कब लिख सकते हो? 2021 के पी&एल में। अच्छा, टीडीएस कट करना ही भूल गए तो क्या हो जाएगा? टीडीएस कट करना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेसिडेंट ने रिटर्न भरा हो, इनकम कंसिडर करा हो, उसके ऊपर टैक्स भर दिया हो, तो ये मान लिया जाएगा कि जिस साल रेसिडेंट ने रिटर्न भरा है उस साल आपने अपनी कंप्लायंसेस कंप्लीट कर ली है।
तो बच्चों उस साल आपको 30% डिडक्शन दे दी जाएगी। देखो क्या होगा, अगर आपने टीडीएस नहीं भी काटा तो 70% तो अलाउ ही होगा ना आपका, तो 70% तो अलाउ होगा, तो 70% की डिडक्शन तो आप प्रीवियस ईयर में ले ही चुके होंगे। अब 30% डिसअलाउ हो चुका होगा, तो जिस साल रिटर्न भर दिया उस रेसिडेंट ने, आप उस साल के P&L में क्या कर सकते हो, उसको डेबिट कर सकते हो। तो 30% एक्सपेंडिचर विल बी डेबिटेड इन द ईयर 2021। आई बात समझ में बच्चों? इसके बाद हम लोगों ने जो तीसरा केस देखा था वो ये था, ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव केस था। अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को किसका पेमेंट करते हो बच्चों, सैलरी का पेमेंट करते हो, तो टीडीएस कट भी करना है एंड टीडीएस जमा भी कर देना है। एंड देखो बच्चों, टीडीएस जमा कब करना है, टीडीएस जमा करने की ड्यू डेट से पहले पहले। तो सर टीडीएस जमा करने की ड्यू डेट क्या क्या होती है? देखो ऊपर वाले दोनों केसेस में क्या था, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और यहाँ पर क्या लिखा है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ ड्यू डेट ऑफ टीडीएस, या ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ टीडीएस। अगर मैंने किसी को पेमेंट किया मई में सैलरी का, नॉन रेसिडेंट को, तो उसका टीडीएस कब जमा होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था, मई का टीडीएस जमा होता है जून में, जून का जुलाई में, मार्च का 30 अप्रैल तक। अच्छा, मई का जून में कब होता है बच्चों? 7 जून तक। तो आपने किसी नॉन रेसिडेंट को सैलरी का पेमेंट किया तो उसका टीडीएस कब तक जमा कर दो? मई में अगर आपने उसका पेमेंट किया है तो 7 जून तक उसका टीडीएस आपको क्या करना है, जमा कर देना है, नहीं तो वो खर्चा आपको डिसअलाउड हो जाएगा। द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। और एक बार डिसअलाउ हो गया तो बाद में अलाउ भी नहीं होगा। द सेक्शन इज वेरी रेस्ट्रिक्टेड। अच्छा बच्चों, ये जो सेकंड वाले केस का जो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है ना, वहां पर एक करेक्शन कर लेना, वो एक्स लिमिटेड पेड टू नॉन रेसिडेंट नहीं, एक्स लिमिटेड पेड टू रेसिडेंट है ना। रेसिडेंट है तभी तो क्या होगा बच्चों, 30% डिसअलाउंस वाली बात आएगी। चलिए अब आते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 4 पे। जरा ध्यान से देखो इधर क्या था पॉइंट नंबर 4। अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से या स्टेट गवर्नमेंट कंपनी से कुछ फीस कलेक्ट करती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली किससे कलेक्ट कर रही है, उस स्टेट गवर्नमेंट कंपनी से ही कलेक्ट कर रही है, तो बच्चों क्या होगा, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, कि वो जो फीस होगी ना वो डिसअलाउ हो जाएगी। और ये मैंने आपको रीजन बताया था ऐसा क्यों करती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन का, अंडरटेकिंग का, कंपनीज का टैक्स कम करने की कोशिश करती है, जानबूझ के खर्चा पेंडल में क्या करा देते हैं, डेबिट करा देते हैं। तो भाई अगर ज्यादा प्रॉफिट होता है बच्चों, अगर ये खर्चा नहीं लिखते तो ज्यादा प्रॉफिट होता, तो ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ता, और टैक्स की जेब में जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने चालाकी कर दी, खर्चा पेंडल में क्या कर दिया, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के ही पेंडल में डेबिट करवा दिया, और वो पैसा कहां पे ट्रांसफर कर लिया, स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब स्टेट गवर्नमेंट पर्सन तो ही नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इनकम टैक्स तो लगेगा ही नहीं, तो एक तरीके से उनकी कमाई भी हो गई और टैक्स भी देना नहीं पड़ा। तो बच्चों इस तरीके के खर्चों को क्या कर दिया गया है, डिसअलाउ कर दिया गया है। तो सेस फीस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, एक्सक्लूसिवली बच्चों, अगर स्टेट गवर्नमेंट सबसे कलेक्ट करती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने एक और एक चीज पढ़ी थी, टैक्सेस ऑन नॉन मॉनेटरी पर्क्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर नॉन मॉनेटरी पर्क्स पेड बाय, अगर टैक्सेस ऑन नॉन मॉनेटरी पर्क्स पेड बाय द एम्प्लॉयर है तो बच्चों ये एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्ट होता है। एक तरीके से एम्प्लॉयर से बेनिफिट मिल गया लेकिन एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्ट होता है, तो ये एम्प्लॉयर को पेनल में डेबिट भी करने नहीं दिया जाता। एंड बच्चों आखिरी वाला पॉइंट याद रखना, एक्सेसिव पेमेंट टू रिलेटिव विल बी डिसअलाउड। अगर आप अपने रिलेटिव को एक एक्सेसिव पेमेंट करते हो, मार्केट वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करते हो, आर्म्स लेंथ प्राइस से ज्यादा का पेमेंट करते हो, तो सिर्फ एक्सेसिव पेमेंट, पूरा पेमेंट नहीं बच्चों, एक्सेसिव पेमेंट विल बी डिसअलाउड। आपने अपने रिलेटिव को क्या पे करी बच्चों, सैलरी का पे करा, सैलरी पे करी है, तो जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, सेम मार्केट वैल्यू थी 35,000 रुपए और आपने पेमेंट कर दिया 50,000 रुपए, तो जो 15,000 रुपए की एक्स्ट्रा सैलरी पे करी वो क्या हो जाएगी, डिसअलाउड हो जाएगी। रिलेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका था। रिलेटिव का मतलब होगा स्पाउस, ब्रदर्स, सिस्टर, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ये सारी चीजें आ जाएगी बच्चों इंडिविजुअल के केस में। कंपनी के केस में डायरेक्टर रिलेटिव होंगे, डायरेक्टर के रिलेटिव भी क्या होंगे बच्चों, रिलेटिव होंगे। एचओ के केस में मेंबर रिलेटिव होंगे और मेंबर के रिलेटिव भी क्या होंगे बच्चों, रिलेटिव होंगे। पार्टनर के केस में पार्टनर्स तो रिलेटिव होंगे और पार्टनर्स के रिलेटिव भी रिलेटिव कंसिडर किए जाएंगे। चलिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट डिसअलाउंसेस, जिसका की नाम है कैश डिसअलाउंसेस। इसका सेक्शन नंबर भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम में आता ही है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन का नाम है सेक्शन 40A3। वो एग्जाम में पूछ लेगा 40A3 के हिसाब से कितना अमाउंट क्या होगा, डिसअलाउ। चलिए इधर देखिए फटाफट से इधर देखिए, सेक्शन क्या बोलता है, अगर किसी सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 से ज्यादा का पेमेंट अगर आप नॉन प्रिस्क्राइब मोड से कर देंगे, देन दी होल ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। अगर किसी सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 से ज्यादा का पेमेंट अगर आप किससे कर दोगे, नॉन प्रिस्क्राइब मोड से कर दोगे, देन दी होल ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। आप आपके P&L में बहुत सारे खर्चे लिखते होंगे, ट्रेडिंग में खर्चे लिखते होंगे। अगर उन खर्चों का पेमेंट आपने एक ही दिन में एक ही पर्सन को 10,000 से ज्यादा कर दिया ना कैश में, या नॉन प्रिस्क्राइब मोड में कर दिया,
क्रॉस चेक से कर दिया, बेरर चेक से कर दिया, देन द होल ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। ऐसा अपन कहीं और पढ़ के भी आए थे बच्चों। कहां पर पढ़ा था अपन ने? सेक्शन 43(1) में भी पढ़ा था, लेकिन वो असेट पे अप्लाई होता था। अब ये सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई होता है? खर्चों पे, जो कि ट्रेडिंग और P&L में क्या होंगे बच्चों? डेबिट होंगे। तो हमें इन खर्चों का पेमेंट करना कैसे? आप इन खर्चों का पेमेंट कर सकते हो बच्चों प्रिस्क्राइब मोड में। अकाउंट पे ही चेक से करो, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से करो, NEFT करो, RTGS करो, IMPS करो, और एनी अदर प्रिस्क्राइब मोड से आप क्या कर सकते हो? पेमेंट कर सकते हो। मैं बताऊंगा आपको अभी प्रिस्क्राइब मोड और आने वाले कौन कौन से मोड से आप पेमेंट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज होल ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। मैंने अपने नोट्स प्रिंट करवाए, 15,000 रुपए का पेमेंट कैश में कर दिया स्टेशनरी वालों को। एक पर्सन को, सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 15,000, 10 से ज्यादा कर दिया। 15,000 में अपने P&L में डेबिट नहीं कर पाऊंगा। कोई ट्रेडर है, उसने गुड्स परचेज किया और 25,000 रुपए का गुड्स का जो पेमेंट था वो कैश में कर दिया। वो 25,000 रुपए यानी परचेज को ट्रेडिंग में डेबिट नहीं कर सकता। सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर दोगे तो होल ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 15,000 रुपए की सैलरी कैश में दे दी। सिंगल पर्सन को सिंगल डे में आपने क्या कर दिया है? पेमेंट कर दिया है कैश में 10,000 से ज्यादा, तो होल ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। 15,000 का गुड्स परचेज किया, सुबह दिए 9,000 रुपए और शाम को जब गुड्स डिलीवर हो गए तब 6,000 रुपए कैश में दे दिए। 15,000 डिसअलाउड। सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 से ज्यादा का पेमेंट किसमें कर दिया है? कैश में। या नॉन प्रिस्क्राइब मोड, आप बेरर चेक भी दे दोगे, क्रॉस चेक भी दे दोगे तो डिसअलाउंस आ जाएगी। कौन से चेक देने हैं आपको? आपको चेक देने हैं बच्चों अकाउंट पे ही चेक या फिर अकाउंट पे ही ड्राफ्ट। अब देखिए, आपने दो लोगों से गुड्स परचेज करा, एक से 9,000 का और एक से 6,000 का, दोनों को एक ही दिन में कैश पेमेंट कर दिया, 9,000 का और 6,000 का। डिसअलाउंस नहीं होगी। सिंगल पर्सन को सिंगल डे में ही आपको क्या करना है? पेमेंट करना है, तो ही डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगी, तो डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगी। मैंने गुड्स परचेज किया बच्चों 15,000 रुपए का, 9,000 रुपए आज दिए, 6,000 रुपए कल कैश में, दोनों ही खर्चा कैश में किया, कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा। सिंगल पर्सन को सिंगल डे की बात देखनी है। मैंने गुड्स परचेज किया बच्चों 25,000 रुपए का, 15,000 रुपए कैश में दिए, 10,000 रुपए अकाउंट पे ही चेक से दिए। जो अकाउंट पे ही चेक से दिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। 15,000 वाला खर्चा 10,000 से ज्यादा किसमें हो चुका है? कैश में हो चुका है, तो पूरे 15,000 डिसअलाउ हो जाएंगे। उस 15,000 को मैं डेबिट नहीं कर पाऊंगा। आई बात समझ में? इस तरीके से हमें देखना होता है। तो चलिए बच्चों सेक्शन रीड कर लेते हैं हमारे साथ में। एक बार सेक्शन रीड करो फटाफट। इधर आओ सब लोग, इधर देखो क्या लिखा हुआ है। इफ पेमेंट फॉर एनी एक्सपेंडिचर इज मेड टू अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे, मेड टू अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे एंड द अमाउंट इज मोर देन 10,000, अमाउंट किससे ज्यादा है? 10,000 से ज्यादा। लेकिन याद रखो, देखो क्या लिखा हुआ है, 35,000 इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर को फ्रेट का पेमेंट कर रहे हो। ट्रांसपोर्टर को किसका पेमेंट कर रहे हो बच्चों? फ्रेट का पेमेंट कर रहे हो। ट्रक वाले होते हैं ना, जो आपके गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए बच्चों कितनी है लिमिट है? 35,000 रुपए। मतलब उनको 35,000 रुपए तक का पेमेंट आप किस में कर सकते हो? कैश में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 35,000 से ज्यादा करोगे देन दी होल ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। एग्जाम का हॉट फेवरेट क्वेश्चन, 28,000 रुपए ट्रांसपोर्टर को कैश में दिए, बताओ कितनी अमाउंट अलाउ होगी? तो बच्चों पूरी की पूरी अमाउंट अलाउ होगी, कुछ भी डिसअलाउंस नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर को 35,000 रुपए तक किस में दे सकते हो? आप कैश में दे सकते हो, सिंगल डे में दे सकते हो। तो बच्चों 35,000 इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर, देन सच पेमेंट शुड बी मेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड मोड सच एज अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट। देखो बच्चों, क्रॉस चेक, बेरर चेक, नॉन प्रिस्क्राइब्ड है। प्रिस्क्राइब्ड कौन कौन सा है? अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम NEFT, RTGS, IMPS, और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। देन ओनली सच एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड, अदरवाइज होल ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे भोले भोले बच्चों, इधर देखो, इसके पहले जो सेक्शन पढ़ाया था ना पेमेंट टू रिलेटिव, वो एक्सेसिव पेमेंट डिसअलाउड था। एक्सेसिव पेमेंट वो वाली बात वहीं पर अप्लाई करना। यहां पर अगर 10,000 से ज्यादा हो जाएगा तो होल ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। जो पोर्शन कैश में होगा वो वाला होल डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो आप बोलोगे कि सर वो 25,000 रुपए का गुड्स परचेज किया था, 15,000 रुपए कैश में दिए और 10,000 रुपए अकाउंट पे ही चेक में दिए, तो वो 25,000 ही पूरे के पूरे क्या होगा? डिसअलाउड। 25,000 डिसअलाउड नहीं बोले मैंने, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला है? जो 10,000 था अकाउंट पे ही चेक से था वो तो अलाउड है, लेकिन जो कैश में 10,000 से ज्यादा वाला पोर्शन हो चुका है वो वाला पोर्शन पूरा की पूरा क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। आई बात समझ में? चलिए अब इधर देखो, इधर देखो, एक डिफिकल्ट पॉइंट सुनो। एक डिफिकल्ट पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था बच्चों कि हम मर्केंटाइल बेसिस पे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो मर्केंटाइल में होता क्या है कि खर्चों को ड्यू बेसिस पे आप P&L में क्या कर सकते हो? डेबिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो आप ड्यू बेसिस पे सैलरी को क्या कर सकते हो? P&L में डेबिट कर सकते हो।
आपने सैलरी को ड्यू बेसिस पे P&L में डेबिट कर दिया। भाई हर खर्चा तो सब्जेक्ट टू 43 नहीं हो, 43B नहीं होता ना। 43B क्या बोलता है, ये वो खर्चा अलाउ तभी होगा जब उनका एक्चुअली में पेमेंट हो। बोनस एंड कमीशन ही सब्जेक्ट टू 43B, लेकिन सैलरी सब्जेक्ट टू 40B थोड़ी है। यानी बेसिक सैलरी वगैरह जो है, अब बोनस एंड कमीशन आ जाएगा बस 43B के इसमें, लेकिन सैलरी थोड़ी आएगी। बेसिक सैलरी तो आप P&L में क्या कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग बेसिस, ड्यू बेसिस पे भी डेबिट कर सकते हो। तो मान लो किसी पर्सन की सैलरी थी 15,000 रुपए और वो ड्यू हो गई थी, तो आपने P&L में डेबिट कर दिया होगा, उसको अलाउ कर दिया, प्रॉफिट कम कर दिया और टैक्स भर दिया। अगले साल क्या करना मालूम है, वो सैलरी कैश में दे दी। आप बोलोगे बढ़िया मजा आ गया, पिछली बार तो अपने डिडक्शन ले ली थी और अब कैश में दे तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, अब क्या कर डिसअलाउ, क्योंकि वो साल तो गया। तो इनकम टैक्स वालों ने बोल दिया कि अगर किसी खर्चे का ड्यू बेसिस पे आप डिडक्शन ले चुके हो और अगले साल वो खर्चा कैश में कर देते हो या फिर नॉन प्रिस्क्राइब मोड में कर देते हो, तो असेसी आप बच नहीं पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, अगले साल सब्सिक्वेंट ईयर के P&L में जो खर्चा आपने कैश में पे कर दिया है सिंगल पर्सन को सिंगल डे में, उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, उसे इनकम मानना पड़ेगा। तो जो 15,000 की सैलरी ड्यू बेसिस के ऊपर P&L में डेबिट कर दी गई थी प्रीवियस ईयर के अंदर और अगले साल उसका पेमेंट किस में हो चुका है बच्चों, कैश में हो चुका है, तो वो अगले साल की इनकम बन जाएगा। P&L में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आपसे कभी कभी ऐसा ही पूछ सकते हैं बच्चों कि एक पिछले साल की सैलरी, कोई सैलरी थी पिछले साल ड्यू हो चुकी थी, इसकी डिडक्शन पिछले साल ले चुके हैं, लेकिन इस साल वो 15,000 रुपए का पेमेंट कैश में करते, तो इस साल उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आप बोलोगे और तो पिछले साल की बात है, भूल जाओ इसको, अभी क्या लेना देना इस साल से। तो बच्चों याद रखना है कि पिछले साल की सैलरी थी, इस साल कैश में पेमेंट हो गया, तो ये इस साल के P&L में क्या कंसिडर किया जाएगा, इनकम P&L में क्रेडिट करना पड़ेगा। आई बात समझ में बच्चों। तो ये सेक्शन 48 था। अब सेक्शन 48 में आगे बढ़ते हैं। देखो सेक्शन 48 में आगे क्या बोला गया बच्चों, सेक्शन टू सेक्शन 48 रूल 6DD। मतलब ये है कि इन केसेस के अंदर आप कितना भी पेमेंट कैश में कर दो, इन केसेस के अंदर सिंगल डे में सिंगल पर्सन को कितना भी पेमेंट कैश में कर दो, कोई डिसअलावेंसेस नहीं की जाएगी। क्या बात कर रहे हो सर, कितना भी पेमेंट, 1 लाख रुपए का पेमेंट, 2 लाख रुपए का पेमेंट, 2.5 लाख रुपए का पेमेंट, कितना भी पेमेंट कैश में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, पहला एक्सेप्शन देखो क्या लिखा है, पेमेंट ऑन अ बैंक स्ट्राइक और अ बैंक हॉलीडे। अगर आपकी नेसेसिटी थी कि आपको बैंक स्ट्राइक के दिन या बैंक हॉलीडे के दिन, यानी संडे को, नेशनल हॉलीडेज को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, आपको किसी भी रीजन से संडे के दिन आपको किसी भी रीजन से अर्जेंसी है कि क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका काम रुक जाएगा। नेसेसिटी होना चाहिए। नेसेसिटी मतलब ऐसा नहीं कि आप प्लान नहीं कर सकते कि हर बार संडे को ही क्या कराएंगे, पेमेंट लेकर आएंगे, हर बार किसी हॉलीडे के दिन ही क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अगर किसी हॉलीडे के दिन, बैंक स्ट्राइक के दिन पेमेंट करना आपकी नेसेसिटी है कैश में, तो आप कर सकते हो। कितना भी पेमेंट कैश में पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लाख रुपए कैश में पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलाउ हो जाएंगे। तो बच्चों जरा देखो क्या लिखा हुआ है, पेमेंट ऑन अ बैंक स्ट्राइक और अ बैंक हॉलीडे। लेकिन बच्चों ऐसा मत करना कि हर बार हो, नहीं तो सारे बिजनेसमैन तो इसका फायदा उठाने लग जाएंगे बच्चों इस सेक्शन का। वो क्या करने लग जाएंगे, वो हर बार पेमेंट ही किस में करना, उनको कैश में पेमेंट करना होगा, तो संडे को बुला बुला के पार्टीज को पेमेंट करेंगे। ऐसा नहीं, अर्जेंट कोई पेनल्टी लग जाती, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, काम रुक जाता और नेसेसिटी थी, अर्जेंसी थी, तो ये आप क्या कर सकते हो, इस प्रोविजन का फायदा उठा सकते हो। तो इफ देयर इज अ नेसेसिटी टू मेक अ पेमेंट ऑन अ बैंक स्ट्राइक, ऑन अ बैंक हॉलीडे, देन एनी अमाउंट ऑफ पेमेंट कैन बी मेड इन कैश, कोई डिसअलावेंसेस नहीं होगी। आई बात समझ में बच्चों। तो वो एग्जाम में क्या करता है मालूम है, वो एग्जाम में ये कर लेता है, वो एग्जाम में क्या करता है कि 15 अगस्त के दिन पेमेंट किया, 26 जनवरी के दिन क्या किया, पेमेंट किया, 26 जनवरी के दिन 15,000 रुपए का पेमेंट कर दिया है कैश में। चलेगा बच्चों, 26 जनवरी याद रखना, 15 अगस्त याद रखना, 2 अक्टूबर गांधी जयंती को भी क्या करना बच्चों, याद रखना कि वो नेशनल हॉलीडे होता है। हाँ, बाकी कोई दिन संडे रहा होगा या फिर छुट्टी रही होगी, तो अब रविदास जयंती रही होगी या फिर गुड़ी पड़वा रहा होगा, गुड फ्राइडे रहा होगा, तो ये अपन को क्या पता रहता है बच्चों। तो ये बोल देगा क्वेश्चन के अंदर कि भाई इस दिन बैंक बंद था और इस दिन क्या किया गया, पेमेंट किया गया है, नेसेसिटी थी। अच्छा, अगर कभी कभी तो ये क्या होता है बच्चों, लिखते नहीं कि नेसेसिटी है, अब नहीं लिखा तो अज्यूम कर लेना कि मान लो कि नेसेसिटी थी, तभी क्या किया गया होगा, पेमेंट किया होगा, तो वो खर्चा क्या है बच्चों, अलाउड है। कितना भी खर्चा कैश में कर दोगे वो अलाउड होगा। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, पेमेंट टू गवर्नमेंट अंडर लीगल टेनर।
अगर आप गवर्नमेंट को लीगल टेनर कोई लॉ के अंदर कोई भी टैक्सेस का पेमेंट करते हो, जैसे आपने गुड्स इंपोर्ट किया तो कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करते हो, जीएसटी का पेमेंट करते हो तो कस्टम ड्यूटी आपके लिए खर्चा है, जीएसटी आपके लिए क्या है बच्चों, खर्चा है। इसके बाद अगर आप म्यूनसिपल डिपार्टमेंट को कोई म्यूनसिपल टैक्स का पेमेंट करते हो तो इसका मतलब होता है पेमेंट टू गवर्नमेंट अंडर एनी लीगल टेनर, मतलब किसी लॉ के अंडर गवर्नमेंट को किसका पेमेंट कर रहे हो, टैक्सेस का, ड्यूटीज का, सेस का। तो बच्चों कितना भी खर्चा आप कैश में पे कर सकते हो। कस्टम ड्यूटी 25,000 रुपए की कैश में पे कर दी, चलेगा। जीएसटी 1 लाख रुपए का कैश में पे कर दिया, चलेगा। म्यूनसिपल टैक्स पे कर दिया बच्चों 50,000 रुपए का कैश में, मैं पीएनएल में क्या कर सकता हूँ, डेबिट कर सकता हूँ। याद है ना, आरटीआरआई ऑफ बिल्डिंग। अब म्यूनसिपल टैक्स, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग आपने कैश में पे कर दिया तो चलेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट को कितना भी पैसा आप किस में दे सकते हो, कैश में दे सकते हो, एक दिन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन बच्चों याद रखो, इधर देखो, इधर देखो, गवर्नमेंट को लीगल टेनर में आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट टू गवर्नमेंट अंडर लीगल टेनर, किसी लॉ के अंडर गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो, किसका, ड्यूटीज का, टैक्सेस का, सेस का। अब ध्यान से सुनो, आपने पेमेंट कर दिया किसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आपने किस में पेमेंट कर दिया बच्चों, कैश में पेमेंट कर दिया। 1 लाख रुपए की इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट आपने कैश में कर दिया उस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को जिसकी की ऑनर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या ये खर्चा अलाउड है या फिर नहीं है, क्या ये खर्चा अलाउड है या फिर नहीं है। तो अब जरा देख, पेमेंट तो गवर्नमेंट तो है, वो आपको भावुक करेंगे बच्चों कि गवर्नमेंट का ये कंपनी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है किसकी, गवर्नमेंट की, आपको भावुक करने की कोशिश करेंगे। टेल मी, क्या ये खर्चा अलाउड है? नहीं बच्चों, ये खर्चा अलाउड नहीं है। भला ये गवर्नमेंट को पेमेंट किया है, इसका रीजन क्या है पता है? किसी लॉ ने थोड़ी बोला ये पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे तो एक तरीके से वो प्राइवेट लोगों की तरह गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो इनको पेमेंट करोगे तो बच्चों फिर डिसअलाउंस आ जाएगी। लेकिन बस गवर्नमेंट को किसका पेमेंट कर रहे हो, टैक्सेस का, ड्यूटीज का एंड सेस का पेमेंट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जल्दी देखो बच्चों, 6DD ने 2 एक्सेप्शन दे दिए अभी तक। पहला एक्सेप्शन तो क्या है, अगर आप पेमेंट करते हो किसको बच्चों, पेमेंट करते हो बैंक स्ट्राइक के दिन, बैंक हॉलीडे के दिन, तो कितना भी अमाउंट कैश में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट को पेमेंट करते हो किसका, ड्यूटीज का, टैक्स का, सेस का, अंडर एनी लॉ, तो कोई दिक्कत नहीं, कितना ही अमाउंट कैश में दे सकते हो। नाउ गाइस, वी हैव टू सी दी थर्ड एक्सेप्शन, जहां पर कि हम कितना भी अमाउंट कैश में पे कर सकते हैं एक दिन में, कोई इशू नहीं होने वाला। अगर आप पेमेंट करते हो आरबीआई को या फिर एनी बैंक को, एचडीएफसी हो या फिर एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो, कोई कोऑपरेटिव बैंक हो से हिंदू नागरिक बैंक, एलआईसी को पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक को पेमेंट करते हो, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को पेमेंट करते हो, तो बच्चों आप इनको कितना भी पेमेंट कैश में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैंक से लोन लिया था, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट कैश में पे कर दिया, अलाउड है। आप 1 लाख रुपए पूरे पिंडल में क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एलआईसी से कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, कीमन इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किस में कर दिया, कैश में पे कर दिया, अलाउड है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरा की पूरा पेमेंट किस में कर सकते हो, कैश में कर सकते हो, नो इश्यूज। आई बात समझ में? हाँ, लेकिन आपने लोन लिया बच्चों किसी प्राइवेट कंपनी से, या फिर आपने लोन लिया आपके फ्रेंड से और आपने उसको इंटरेस्ट है 25,000 रुपए का कैश में पे कर दिया, तो आई एम सॉरी बॉस, फिर तो ये पॉइंट अप्लाई होगा। एक सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 से ज्यादा का कोई भी खर्चा हो, अगर आप कैश में कर दोगे, नॉन प्रिस्क्राइब मोड में कर दोगे, तो वो खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। अच्छा, एक बात और याद रखो बच्चों, जैसे अगर आपने अपने दोस्त को 25,000 रुपए का इंटरेस्ट कैश में पे कर दिया, तो वो तो डिसअलाउड हो गया बच्चों। सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 ज्यादा का पेमेंट, मान लो कि आपने अपने दोस्त को इंस्टॉलमेंट पे करी होगी 75,000 की। अब इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है, तो मुझे बताओ कि देखो 40A3 लोन की अमाउंट पे लगे, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा क्या 40A3? भाई 40A3 लगता किस पे बच्चों, खर्चों पे ही लगता है ना। प्रिंसिपल अमाउंट तो पीएनएल में डेबिट होते ही नहीं है, प्रिंसिपल तो आपकी लाइबिलिटी से क्या होते हैं बच्चों, कम होते हैं। तो हमेशा याद रखना 40A3 लगता ही किस पे बच्चों, खर्चों पे। तो लोन ट्रांजेक्शन पे 40A3 अप्लाई होता है, लेकिन सिर्फ लोन ट्रांजेक्शन के इंटरेस्ट वाले पोर्शन पे अप्लाई होता है। आई बात समझ में? चलिए, तो बच्चों 3 एक्सेप्शन हो गए, बताओ कौन कौन से। संडे को पेमेंट कर दो, बैंक हॉलीडे के दिन पेमेंट कर दो, बैंक स्ट्राइक के दिन पेमेंट कर दो, अगर आपकी नेसेसिटी है तो कितना भी अमाउंट कैश में पे कर दो कि कोई डिसअलावेंसेस नहीं होगी। फिर क्या था बच्चों, फिर था अगर आप किसी गवर्नमेंट को पेमेंट करते हो अंडर एनी लॉ, तो आप कितना ही पेमेंट किस में कर सकते हो, कैश में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पेमेंट कर रहे हो बच्चों किसको, आरबीआई को, बैंकिंग कंपनी को, कोऑपरेटिव बैंक को, एलआईसी को, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो कितना भी अमाउंट कैश में पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। आते बच्चों फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है पेमेंट टू अ विलेजर इन अ विलेज। किसी गांव वाले को पेमेंट कर रहे हो विलेज में जहां पर कोई बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है बच्चों, तो आप कितना ही पेमेंट किस में कर सकते हो, कैश में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। फिर बात आती बच्चों पेमेंट
टू द प्रोड्यूसर, ध्यान से सुनो बच्चों, ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनो, देखो क्या लिखा हुआ, पेमेंट टू द प्रोड्यूसर और कल्टीवेटर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, किसान भाई अपने, प्रोड्यूसर और कल्टीवेटर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसान भाई हो गए, या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, या फिर हॉर्टिकल्चर यानी नर्सरी वाले, या फिर प्रोड्यूसर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, या फिर प्रोड्यूसर ऑफ पोल्ट्री यानी पोल्ट्री फार्म वाले, या फिर प्रोड्यूसर ऑफ फिश यानी मछुआरे। आप इनको क्या कर रहे हो बच्चों, फिश और फिश प्रोडक्ट बोला तो मतलब वो क्रैब रैब जो आते हैं ना बच्चों, सी फूड वाले, तो आप इनको पेमेंट कर रहे हो तो कितना ही पेमेंट किस में कर सकते हो, कैश में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, मेरा दोस्त है, उसका 5 स्टार होटल है गोवा में, तो बच्चों वो क्या करता है, वो मछुआरों से जाके मच्छियां खरीदता है और 1 लाख रुपए की मच्छियां खरीद के लेकर आता है, कैश में पेमेंट करता है 1 दिन में, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। 1 लाख रुपए का पेमेंट मछुआरों को करेगा कैश में, कोई इशू नहीं है। किसान से वो गेहूं खरीद के लाता है बच्चों, 1 लाख रुपए का पेमेंट किसको करता है, वो किसानों को करता है, कैश में करता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल वाला पॉइंट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये रूल 6DD के एक्सेप्शन में कवर्ड है। आ रही बात समझ में? हाँ, लेकिन अब वो मालूम है वो मच्छी खरीदने के लिए मछुआरों के पास ना जाए, कोई मच्छी के ट्रेडर के पास चले जाए, तो भाई ये पॉइंट अप्लाई नहीं होगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदने के लिए किसान के पास नहीं जाए बच्चों, किसी दुकान पर जाकर से, वो बिग बाजार से क्या कर रहा है बच्चों, या फिर मेगा मोर से क्या कर रहा है, अपने इंदौर में मेगा मोर से परचेस कर रहा है, तो फिर ये वाला पॉइंट अप्लाई नहीं होगा। नहीं, यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया है, प्रोड्यूसर और कल्टीवेटर। आई बात समझ में? पोल्ट्री फार्म वाले को पेमेंट कर रहा है चलेगा, लेकिन वो किसको पेमेंट कर रहा है बच्चों, वो झटका शॉप, मटन शॉप जो होती है ना, जो ये पोल्ट्री वालों से खरीद के लेकर आते हैं, तो भाई फिर ये वाला पॉइंट अप्लाई नहीं होने वाला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बोल दिया था ध्यान देने के लिए कि वो लिखा रहे आपको कि ध्यान रहे कि पेमेंट टू प्रोड्यूसर और कल्टीवेटर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इन्हीं को क्या करना है, आपको पेमेंट करना है, किसी ट्रेडर को नहीं करना है, इनके प्रोड्यूसर और कल्टीवेटर को ही पेमेंट करना है। तो बच्चों 5 एक्सेप्शन हो गए। छठा एक्सेप्शन बहुत ही सिंपल है बच्चों, वो एनी अदर प्रिस्क्राइब मोड लिखा है, मतलब वो यही है ना कि पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड से पेमेंट करो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, लेटर ऑफ क्रेडिट से पेमेंट करो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पेमेंट करो, है ना, एंडोस करते हैं ना अपन पेमेंट में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एंडोस कर दिया, आपको पता होगा, तो उससे पेमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं। बुक एंट्री मेरे को लेना था, तेरे को देना, मतलब मेरे को आपसे लेना था और आपको देना था, बुक एंट्री पास कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को आपसे 50,000 रुपए लेने थे, कुछ देना भी था, तो बच्चों क्या हो गया, मैंने बुक एंट्री पास कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इस तरीके के ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई डिसअलावेंसेस नहीं होगी। 6 हो गए बच्चों। 7वां था पेमेंट टू अ पर्सन इन अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग विदाउट द एड ऑफ पावर। अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री में जाकर किसी पर्सन को पेमेंट करते हो और वो पर्सन विदाउट यूजिंग पावर क्या कर रहा है, गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, तो आप उसको कितना ही पेमेंट कैश में कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई हैंडीक्राफ्ट वाले बच्चों, कोई हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, आपने उसको 1 लाख रुपए का पेमेंट, उससे गुड्स खरीदे, 1 लाख रुपए का पेमेंट किस में कर दिया, कैश में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखना कॉटेज इंडस्ट्री में पेमेंट कर रहे हो, लेकिन वो कॉटेज इंडस्ट्री ऐसी होनी चाहिए जो पावर का यूज नहीं करती। फिर एक बार ये आ गया बच्चों, रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू एन एम्प्लॉय। अगर आप एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट पे कर रहे हो, ग्रेचुटी का पेमेंट कर रहे हो, पीएफ का पेमेंट कर रहे हो, पेंशन का पेमेंट कर रहे हो, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, 50,000 रुपए तक का रिटायरमेंट बेनिफिट आप दे सकते हो। रूल 6DD बोलता है कि कोई डिसअलावेंसेस नहीं होगी। तो यूं तो नॉर्मली 10,000 है, ट्रांसपोर्टर के केस में 35,000 हो गया, और एक लिमिट और आ गई बच्चों, रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेड टू एम्प्लॉय, ग्रेचुटी, पेंशन, पीएफ, ये सब कितने तक का दे सकते हो, उस एम्प्लॉय को 50,000 रुपए तक का दे सकते हैं। इसके बाद जरा देखो बच्चों 9 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पेमेंट टू एम्प्लॉय हु इज ट्रांसफर्ड फॉर अ पीरियड मोर देन 15 दिन टेम्परली एन एम्प्लॉय डज नॉट हैव बैंक अकाउंट देयर। एम्प्लॉय को कहीं भेज दिया 15 दिन से ज्यादा के लिए, टेम्परली भेजा है ना, 25 दिन जाए अंडमान में जाके ड्यूटी करके आ, तो अब क्या होगा बच्चों, अब वो अंडमान में जाएगा, ड्यूटी करेगा 25 दिन के लिए, यानी 15 दिन से ज्यादा के लिए भेजा टेम्पररी, मतलब 25 दिन बाद वो क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा, और वहां पर बेचारे का बैंक अकाउंट भी नहीं है, एंड द एम्प्लॉय डज नॉट हैव एनी बैंक अकाउंट देयर, अंडमान में वो बैंक अकाउंट नहीं खुला, बोले 25 दिन के लिए क्या बैंक अकाउंट खुलाऊं, तो एम्प्लॉयर ने उसको सैलरी किस में दे दी बच्चों, कैश में दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, 25,000 रुपए की सैलरी कैश में पे कर दी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अलाउड रहेगा। आइए बात फिर बच्चों पॉइंट नंबर 10 एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द रूल 6DD, पेमेंट मेड बाय ऑथोराइज डीलर और मनी एक्सचेंजर। मैं गया, मेरे पास क्या थी बच्चों, डॉलर्स थे, मैंने मनी एक्सचेंजर को डॉलर दिया, उसने मुझे कैश दे दिया, तो भाई वो मनी एक्सचेंजर ने तो कैश में पेमेंट कर दिया ना, मनी एक्सचेंजर ने तो किस में पेमेंट कर दिया, कैश में, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, मनी एक्सचेंजर क्या कर सकता है, कैश में पे कर सकता है, रूल 6DD बोलता है। तो पेमेंट मेड बाय ऑथोराइज डीलर और मनी एक्सचेंजर। तो बच्चों ये थे रूल 6DD, जहां पर आप कितना भी अमाउंट किस में पे कर सकते हो, कैश में पे कर सकते हो। फटाफट से मेरे साथ एक बार बोल दो बच्चों, रूल 6DD क्या थे, पेमेंट ऑन बैंक हॉलीडे और बैंक स्ट्राइक। फिर दूसरा क्या था बच्चों, दूसरा क्या था, गवर्नमेंट को किसी लॉ के अंदर आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो।
फिर आरबीआई को पेमेंट करते हो, किसी बैंक को करते हो, कोऑपरेटिव बैंक को करते हो, एलआईसी को करते हो, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को करते हो, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को पेमेंट करते हो, कितना ही पेमेंट कैश में करो कोई दिक्कत नहीं है। विलेजर को पेमेंट कर रहे हो इन अ विलेज जहां पर कोई भी बैंक नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, कितना ही पेमेंट आप किस में कर सकते हो, कैश में कर सकते हो। इसके बाद था बच्चों, किसको पेमेंट कर रहे हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वालों को, पोल्ट्री वालों को, डेयरी वालों को और फिश प्रोडक्ट वालों को, लेकिन वो उसके क्या होने चाहिए, प्रोड्यूसर और कल्टीवेटर होने चाहिए। अब उनको पेमेंट करो तो कोई दिक्कत नहीं, कितना भी पेमेंट कैश में कर सकते हैं। बुक एंट्रीज के थ्रू पेमेंट करो, डेबिट कार्ड के थ्रू करो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू करो, लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू पेमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं आती बच्चों। कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आप पेमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कॉटेज इंडस्ट्री में जिसको पेमेंट कर रहे हो वो कैसे हो बच्चों, विदाउट यूजिंग पावर हो। फिर से बच्चों, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एम्प्लॉय को पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा आएगा एग्जाम में लिखा हो। 25,000 रुपए की पेंशन का पेमेंट कैश में कर दिया, चलेगा बच्चों, है ना। 25,000 रुपए की पेंशन, 50,000 रुपए तक की रिटायरमेंट बेनिफिट किस में दे सकते हैं, कैश में दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों, आप लोग इतने देर तक स्क्रीन कैसे देख सकते हो, मेरे को तो खुद ही इतनी देर स्क्रीन देखते हुए बोलना मतलब इट्स लाइक आईज के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो आप लोग भी बच्चों अपनी आईज की केयर रखा करो, उसको अच्छे ठंडे पानी से वॉश करते रहा करो, है ना। मुझे इतनी देर स्क्रीन देखते देखते आंख थोड़ी सी ऐसी होने लग गई है, तो आप लोग प्लीज आप अपनी आंखों का ध्यान रखना, चश्मे का नंबर नहीं बढ़ जाए सब लोगों का। फिर बच्चों देखो, पेमेंट टू एन एम्प्लॉय, आप किसको पेमेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं। वो बेचारे को कहाँ भेज दिया, उस गरीब को कहीं ऐसी जगह भेज दिया है 15 दिन के लिए टेम्पररी, बोले जा सियाचिन रह क्या, है ना, ऐसे कहीं पे ही भेज सकते बच्चों। ऐसा सियाचिन अंडमान थी, उसको मुंबई भेज दिया। अब मुंबई में बेचारे का बैंक अकाउंट नहीं, 15 दिन के लिए 15 दिन से ज्यादा के लिए भेजा, 20 दिन के लिए भेज दिया। अब वो मुंबई में जाके कहाँ बैंक अकाउंट खुलवाएगा, उसकी एकदम से सैलरी ड्यू हो गई, तो एम्प्लॉयर ने बोला ले कैश में ले ले जा, तेरी सैलरी जो है तो कैश में लेके जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई इशू नहीं है बच्चों, आप वो एम्प्लॉयर वो सैलरी को क्या कर पाएगा, पेंडल में डेबिट कर पाएगा। एंड अगर कोई मनी एक्सचेंजर क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, मनी एक्सचेंजर पेमेंट करता है, तो बच्चों कितना ही पेमेंट कैश में कर सकता है। अच्छा, फिर एक बच्चे का डाउट भी ये आता रहता बेसिकली कि सर वो अगर बैंक स्ट्राइक के दिन पेमेंट किया है या फिर बैंक हॉलीडे के दिन पेमेंट किया तो बार बार ऐसा करेंगे तो फिर हर बार नेसेसिटी हुई तो बच्चों हमको रिपोर्ट करना पड़ता है टैक्स ऑडिट में, फिर अगर रिपोर्ट कर दिया और बार बार ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती। तो ये थे हमारे रूल 6DD। अब बच्चों थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, रिगार्डिंग 40A3 एंड 6DD, 15,000 रुपये का पेमेंट कैश में किया, 15,000 रुपये का पेमेंट कैश में किया ट्रांसपोर्टर को सिंगल डे में। बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे भोले बच्चों, डिसअलाउ हो गया ना। तो 10,000 से ज़्यादा पेमेंट सिंगल पर्सन को सिंगल डे में नहीं मेरे बच्चों। ट्रांसपोर्टर के लिए लिमिट कितनी अप्लाई होती है, 35,000 तक का कैश में दे सकते, अलाउड है। फिर बच्चों ऐसा है, 15,000 रुपये का पेमेंट जो था ना वो अकाउंट पे ही चेक से किया है, अकाउंट पे ही चेक से परचेज किया था गुड्स और अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट किया। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, अलाउड है, अलाउड है। इधर आओ, इधर देखो, अब कौन बताएगा इसका आंसर, मजा आ जाएगा जिसने इसका आंसर दे दिया। 25,000 रुपये का लोन का प्रिंसिपल, 25,000 रुपये का लोन का प्रिंसिपल का पेमेंट कैश में कर दिया है, क्या होगा। 40A3 अप्लाई नहीं होगा, लोन का प्रिंसिपल इज नॉट द एक्सपेंडिचर, जिसको कि पेडल में डेबिट नहीं किया जाता। आई बच्चों बात समझ में। लेकिन ऐसा लिखा होता 25,000 रुपये का इंटरेस्ट पे कर दिया है, 25,000 रुपये का इंटरेस्ट पे कर दिया है कैश में टू RBI। अब बताओ क्या होगा, या फिर SBI, या फिर बताओ कोई कोऑपरेटिव बैंक। अब बताओ क्या होगा, चलेगा। अपन ने देखा था ना रूल 6DD बच्चों, रूल 6DD के अंदर बोलते हैं कि अगर आप RBI को पेमेंट करते हो, SBI को पेमेंट करते हो, किसी भी कोऑपरेटिव बैंक को पेमेंट करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 25,000 रुपये का इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया आपके फ्रेंड को, बताओ क्या ये 25,000 रुपये पेंडल में डेबिट होंगे। सॉरी, 25,000 रुपये पेंडल में डेबिट नहीं किए जाएंगे। इसके बाद 1 लाख रुपये का पेमेंट कर दिया कैश में रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए। अर्जेंसी थी, एकदम नेसेसिटी थी, नहीं तो मशीन बंद पड़ जाएगी, मशीन बंद पड़ गई तो फिर चालू ही नहीं होगी, अर्जेंसी थी, और आपने संडे के दिन पेमेंट किया। अलाउड है या नहीं है, अलाउड है, अलाउड है बच्चों। लेकिन ऐसा मत करने देना कि हर बार मशीन संडे के दिन ही ख़राब होने वाली होती है और तुमको संडे के दिन ही पेमेंट करना पड़ता है। बिकॉज एज एन ऑडिटर हम लोग जब टैक्स ऑडिट करते हैं ना, तो जहाँ जहाँ रूल 6DD अप्लाई हुए उनकी रिपोर्ट करनी पड़ती है। वो रूल 6DD उनको रिपोर्ट में बहुत दिखेंगे इनकम टैक्स वालों को, तो वो मजे ले लेंगे तुम्हारे, बोले ये क्या कर रहे हो तुम, अपनी मशीन संडे को ही ख़राब करते हो क्या, हर बार नेसेसिटी तुमको संडे को ही क्यों आती है, ऐसा क्या हो रहा है। तो ज़बरदस्ती, एक तो क्या फिर ज़बरदस्ती शक आ जाएगा बच्चों, है ना, इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए।
संडे का, लेकिन ठीक है ऑप्शन दे रखा है, कभी कभी तो आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर ही सकते हो। इसके बाद मुझे बताओ बच्चों, एक एम्प्लॉय को है ना 10 दिन के लिए भेजा था दिल्ली, और उसको सैलरी दे दी 25,000 रुपये कैश में एक ही दिन में। तो बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। डिसअलाउ। किस बच्चे ने ये कर दिया सॉल्व, किस बच्चे ने ये सॉल्व करा, मज़ा आ जाएगा बच्चों। क्यों बोला वजह बताओ। टेम्प्रेरी भेजा है, लेकिन बच्चों कितने दिन से ज़्यादा के लिए होना चाहिए भाई, 15 दिन से ज़्यादा के लिए भेजा है, होना चाहिए टेम्प्रेरी। अब आपने उसको कितने दिन के लिए भेजा, 10 दिन के लिए भेजा है ना। अरे 10 दिन के लिए रुक जाते, 10 दिन बाद दे देते उसको सैलरी, इसी कोई दिक्कत नहीं थी। इनकम टैक्स वालों ने जो रूल बनाया वो तो बोला कि भाई 15 दिन से ज़्यादा के लिए भेजा हो टेम्प्रेरी, तो ही क्या होगा, ये प्रोविजन रूल CDD अप्लाई होगा, नहीं तो एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होने वाला। वो खर्चा क्या हो जाएगा बच्चों, डिसअलाउ। 2 अक्टूबर के दिन 20,000 रुपये का पेमेंट कैश में कर दिया, स्टेशनरी का, चलेगा है ना। वो एग्जाम में लिखेंगे नहीं बच्चों कि 2 अक्टूबर नेशनल हॉलीडे है, तो ये तुम्हारी ड्यूटी है। रोहित सर का बर्थडे भी है 2 अक्टूबर को, याद रखना। इसके बाद अगर अपन लेते हैं बच्चों, मछुआरों को पेमेंट किया है, 1 लाख रुपए की मच्छी खरीदी बच्चों, फिश खरीदी, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, है ना। आप उनको पेमेंट कर सकते हैं। प्रोड्यूसर, कल्टीवेटर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हॉर्टिकल्चर, फिश प्रोडक्ट, पोल्ट्री, डेयरी वालों को कर सकते हैं। भाई ये दूध की दुकान वाले को नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, है ना। मैं दूध की दुकान वाले को, वो जो दूध निकालता है, जिनके पास गाय होती, उनको आप पेमेंट कर रहे हो, उनसे दूध लेकर आ रहे हो, तो उनको कैश में क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। आई बात समझ में। फिर बच्चों मुझे बताओ, आपने ना 18,000 रुपये का गुड्स खरीदा, 18,000 रुपये का गुड्स खरीदा, डे 1 पे 11,000 रुपये कैश में पेमेंट कर दिया, और डे 2 पे 7,000 रुपये कैश में पेमेंट कर दिया। क्या बेवकूफ़ थे, है ना, कि डे 1 पे कितना पेमेंट कर दिया, 11,000 रुपये कैश में, तो डिसअलाउ। 11,000 रुपये क्या हो गए, डिसअलाउ। और 7,000 रुपये क्या हो जाएंगे बच्चों, ये तो अलाउड रहेंगे ना। 10,000 से ज़्यादा नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड रहेंगे ये तो। क्या बेवकूफ़ था बच्चों ये। अगर ये क्या करता, 10,000 रुपये का पेमेंट डे 1 पे कर देता, और कितने का पेमेंट कर देता, 8,000 रुपये का पेमेंट अगले दिन कर देता, तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई डिसअलावेंस नहीं आती। सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट ही अगर आप नॉन प्रिस्क्राइब मोड में करोगे तो ही डिसअलावेंस होगी, नहीं तो डिसअलावेंस नहीं होगी। फिर मुझे बताओ बच्चों, 50,000 रुपये की मशीनरी खरीदी कैश में, 40A3 अप्लाई होगा क्या। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बोले बोले बच्चों, मेरे मासूम बच्चों, मुझे बता दो, 50,000 रुपये की मशीन कैश में खरीदी, 40A3 अप्लाई होगा क्या, ना। क्योंकि अब 43(1) होगा ना, 43(1) भी सेम बात कर रहा है, एक्चुअल कॉस्ट में ऐड मत करना, है ना। पूरे 50,000 रुपये एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे, लेकिन ये ऐसा किसने कहा है, मशीन के लिए किसने कहा है, असेट्स के लिए 43(1) ने बात करी है, और एक्सपेंडिचर्स के लिए किसने बात करी बच्चों, 40A3 ने। हाँ, फिर इधर देखो बच्चों, स्टेशनरी एक्सपेंसेस ड्यू थे, 25,000 के स्टेशनरी एक्सपेंसेस ड्यू थे, तो बच्चों मैंने P&L में डेबिट कर दिए, क्योंकि मैं मर्केंटाइल बेसिस क्या करता हूँ, फॉलो करता हूँ, है ना। मैंने P&L में क्या कर दी, 25,000 रुपये डेबिट कर दिए, किसके नाम से, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस। अब मैंने क्या करा, अगले साल क्या करा मालूम है, मैंने ये 25,000 रुपये का पेमेंट किस में कर दिया, कैश में, नेक्स्ट ईयर। तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ। तो ये डिडक्शन तो आप ले चुके थे, लेकिन अगले साल की आपके P&L में इनकम कंसिडर करना पड़ेगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज योर इनकम इन दी नेक्स्ट ईयर। आई बात समझ में। फिर गुड्स खरीदा 30,000 रुपये का, और आपने पेमेंट किया है 12,000 रुपये अकाउंट पे ही चेक से, और फिर पेमेंट किया है आपने 10,000 रुपये से, अपन कर लेते हैं बच्चों 11,000 रुपये, 11,000 रुपये कैश में पेमेंट कर दिया है, पूरा ही पूरा पेमेंट कैश में कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, बचा क्या। अब बच्चों बचा कितना है, 18,000, तो 18,000 का पेमेंट किस में कर दिया, कैश में कर दिया। तो मुझे बताओ कौन सा वाला डिसअलाउड होगा, ये 18 वाला डिसअलाउड होगा, ये वाला क्या रहेगा बच्चों, अलाउड रहेगा। 12,000 हम P&L में क्या कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, हमने क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे केसेस बच्चों, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अच्छा एक ये वाला भी देख ही लो,
एम्प्लॉय को पेंशन का पेमेंट कर दिया 45,000 रुपये कैश में, तो ध्यान रखना बच्चों 45,000 रुपये पेंशन का पेमेंट कैश में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पेंशन को डेबिट किया जा सकता है, ग्रेचुटी को डेबिट किया जा सकता है। रिटायरमेंट के टाइम पर 50,000 रुपये तक का पेमेंट करो एम्प्लॉय को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बच्चों मेरा बिजनेस है, मेरे इंदौर में दुकान है, मेरी इंदौर में दुकान है हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की। अब मैं गया शिमला और वहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री वालों से हैंडीक्राफ्ट आइटम्स खरीद के लेके आ गया, जो कि विदाउट यूजिंग पावर मैन्युफैक्चर किए गए थे, और वो मैंने 50,000 रुपये का पेमेंट उनको कैश में कर दिया। मेरे लिए परचेज है। इस 50,000 रुपये को मैं P&L में क्या कर पाऊँगा, डेबिट कर पाऊँगा। आई बात समझ में? क्योंकि ये कॉटेज इंडस्ट्री वालों को पेमेंट करते हो, कोई इशू नहीं होता। चलिए, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, बस ये ट्रांसपोर्टर वाला केस भी याद रखना बच्चों। और कोई ख़ास बात है? ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग गाइस। देखो, जब मुझे समझाना होगा तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को देख के बोल सकता हूँ, मेरा फ़ोटो भी देख पाओगे, लेकिन जब मुझे कुछ लिखना होगा बच्चों तो मैं आपको अभी राइट नाउ तो नहीं दिख पाऊँगा, बट जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो आई विल बी हैविंग द स्टूडियो एट होम देन, तो फिर अपन साथ में लिख भी पाएंगे और आप मुझे देख भी पाओगे। ओके, सो ये बात ख़त्म होती है बच्चों अपने 43 की। तो हमारे 7 डिसअलावेंसेस हो गई बच्चों, है ना, 7 डिसअलावेंसेस हो गई। कौन कौन सी डिसअलावेंस हो गई? सबसे पहले तो एक तो वो इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट किसको करते हो? नॉन रेसिडेंट को करते हो, आउटसाइड इंडिया, या फिर आप करते हो इंडिया के अंदर किसको? सिर्फ और सिर्फ नॉन रेसिडेंट को। और TDS नहीं काटा एंड डिपॉजिट नहीं किया, काटने के बाद तो 100% डिसअलाउड। फिर अपन ने पढ़ा था बच्चों एनी पेमेंट किसको किया जा रहा है? रेसिडेंट को किया जा रहा है। तो याद रखना उसके ऊपर TDS डिडक्ट भी करना है, और TDS डिडक्ट करने के बाद उसको डिपॉजिट भी करना है ना, ये चीज़ करनी रहेगी, नहीं तो कितना डिसअलाउ होगा बच्चों? 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। इसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यार वो दोनों ही केस में बच्चों, इन दोनों ही केस में जिसका आपने TDS नहीं काटा उसने रिटर्न भर दिया, इनकम दिखा दी और उसके ऊपर टैक्स भी भर दिया, तो जिस साल वो रिटर्न भरेगा उस साल आपको अलावेंस मिल जाएगी, आपकी डिफ़ॉल्ट की आपको माफ़ी दे दी जाएगी। इसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों वो रेस्ट्रिक्टेड वाला पॉइंट, सैलरी के ऊपर नॉन सैलरी का पेमेंट कर रहे हो नॉन रेसिडेंट को, तो उसके ऊपर TDS कट करके TDS डिपॉजिट की ड्यू डेट से पहले उसको जमा कर देना तो अच्छा रहेगा। TDS की डिपॉजिट की ड्यू डेट क्या होती है बच्चों? अप्रैल की मई में, मई की जून में, मई का यानी 7 जून, अप्रैल का 7 में, मार्च का याद रखना, मार्च का 30 अप्रैल। अच्छा, जब ये एक बार डिसअलाउ हो गया ना बच्चों तो फिर ये अलाउ भी नहीं होगा, है ना, ये वाला सैलरी वाला पॉइंट। फिर मैंने आपको बता दिया था बच्चों वो स्टेट गवर्नमेंट फीस कलेक्ट करती है, सेस कलेक्ट करती है, तो बच्चों वो क्या हो जाएंगे? डिसअलाउड। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया था टैक्सेस और नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट जो होते हैं वो डिसअलाउड होते हैं। फिर हमने ये भी देख लिया था कि अगर आप रिलेटिव को एक्सेसिव पेमेंट करते हो, मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पेमेंट करते हो, तो जो एक्सेसिव पेमेंट है वही क्या होगा बच्चों? डिसअलाउड होगा। रिलेटिव का मतलब मुझे बोल दो क्या क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव? रिलेटिव का मतलब होता है, क्या होता है बच्चों? याद आ रहा है नहीं आ रहा है? एक सेकेंड बच्चों। हाँ, रिलेटिव का मतलब होता है बच्चों, अगर इंडिविजुअल का केस है तो स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब आ जाएंगे रिलेटिव के अंदर। इसके बाद अगर HUF है तो मेंबर, और मेंबर के रिलेटिव भी HUF के रिलेटिव निकल जाएंगे। कंपनी के केस में डायरेक्टर के रिलेटिव भी क्या निकल जाएंगे? रिलेटिव। और आप कंपनी में सब्सटेंशियल शेयर होल्ड करते हैं बच्चों, तो भी आप क्या कहलाओगे? कंपनी के रिलेटिव कहलाओगे। पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर रिलेटिव, पार्टनर के रिलेटिव भी पार्टनरशिप फर्म के क्या निकल जाएंगे? रिलेटिव निकल जाएंगे। होल्डिंग सब्सिडरी तो रिलेटेड होता ही है, लेकिन एक कंपनी 2 को होल्ड करती है तो वो दोनों कंपनी भी आपस में क्या निकल जाएगी बच्चों? रिलेटिव कंसिडर कर ली जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको 48(3) बता ही दिया था। अब बच्चों हमें 2 छोटी छोटी सी बात करनी है और एक प्रैक्टिकल करके देखना है, उसके बाद हमारा ये 6th पार्ट खत्म होने वाला है। 7 हो गई थी ना बच्चों, 7। अब देखो 8वीं पे आओ। 7 हो गई थी ना, ये 7 खत्म हो गई थी। डिसअलावेंसेस 8वीं पे आते हैं, 8वीं और 9वीं। चलो 8th एंड 9th। अब इधर देखो, ध्यान से नहीं सुना, कंफ्यूज हो जाओगे। फिर पहले ही बोल रहा हूँ क्योंकि ये बातें अपन कहीं कर चुके हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। चलो इधर आओ, क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी इज डिसअलाउड। नेक्स्ट डिसअलावेंस ये बोलती है कि प्रोविजन फॉर जो ग्रेचुटी रहेगा वो क्या रहेगा? डिसअलाउड रहेगा। ग्रेचुटी सुनते से अगर मैंने तुमको ईमानदारी से पढ़ाया ना बच्चों, तो तुमको तो देखो
जैसे ये वर्ड दिखे ना ग्रेचुटी, तो तुमको चीज़ें याद आनी चाहिए। अगर तुमको चीज़ें याद नहीं आएगी तो फिर एकदम से तुम सही नहीं कर पाओगे एग्जाम में, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर बहुत अलग अलग बातें हर जगह पड़ी हुई होती है। एकदम से क्लिक होना चाहिए ग्रेचुटी, हमने सुना सैलरी हेड क्लिक होना चाहिए। अब सैलरी हेड को अपन इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अभी यहाँ पर अपन एम्प्लॉय के एंगल से नहीं देख रहे, अपन अब किसके एंगल से पढ़ रहे हैं बच्चों, एम्प्लॉयर के एंगल। तो आपको बताना चाहिए कि हाँ ये एंगल जो है अब एम्प्लॉयर का एंगल है, तो हमें बिजनेस हेड पे फोकस करना है। तो बिजनेस हेड में ग्रेचुटी कहाँ पड़ा था, 36 याद करो, कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, याद आया। तो अगर आप ग्रेचुटी अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर, तो उसकी डिडक्शन ले सकता है। अगर अनअप्रूव्ड में करेगा तो डिडक्शन मिलेगी क्या, वहां लिखवा दिया था ना 36 के अंदर, वो क्यों लिखवाया था जरा समझो। क्योंकि एक डिसअलाउंस यहां पे दे रखी है, कंट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड फंड इज डिसअलाउड। तो मतलब अप्रूव फंड में कंट्रीब्यूट करोगे तो अलाउ हो जाएगा, अनअप्रूव में करोगे तो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। वो वहां पे लिखवा दिया था, लेकिन वो किसने बोला है, सेक्शन 40 ने बोला है। अब आप कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं रहे हो। अच्छा अप्रूव में कर रहे होते तो 36 लग जाता, अगर अप्रूव में नहीं कर रहे हो यानी अनअप्रूव में कर रहे हो तो फिर डिसअलाउ हो जाता। लेकिन आप कंट्रीब्यूशन ही नहीं करते हो, कोई फंड ही नहीं बनाया आपने, लेकिन आपने प्रोविजन बना दिया। ग्रेचुटी का क्या बना दिया बच्चों, प्रोविजन बना दिया। तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी इज ऑल्सो डिसअलाउड। मतलब अगर आपको ग्रेचुटी का बेनिफिट चाहिए ना, ग्रेचुटी के अंदर आप कंट्रीब्यूट करते हो एम्प्लॉय के लिए, तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, फंड ही बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, फंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों इधर देखो कैसे सम अप करेंगे इसको। अगर अप्रूव्ड फंड में कंट्रीब्यूट करते हो तो डिडक्शन मिल जाएगी 36 के अंदर, अनअप्रूव्ड में करते हो तो 40 में डिसअलाउ हो जाएगा। कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे हो, कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे हो, प्रोविजन बनाया, तो अब क्या होगा मुझे बताओ। प्रोविजन बनाया तो प्रोविजन भी क्या रहेगा बच्चों, डिसअलाउड रहेगा। लेकिन एक बात सुनो, एक बात सुनो बच्चों, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ग्रेचुटी पेमेंट की लाइबिलिटी आपके पास आ चुकी है, ग्रेचुटी पेमेंट की लाइबिलिटी आपके पास आ चुकी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अप्रूव्ड फंड है, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मेरा अप्रूव्ड फंड है, मैंने कंट्रीब्यूट करा होगा, जब फंड के अंदर, अप्रूव्ड फंड के अंदर, तो डिडक्शन ले ली होगी। अब मेरे पास लाइबिलिटी आ गई है, फंड का पेमेंट करना है, तो मैंने फंड में से पैसे निकाला और एम्प्लॉय को पेमेंट कर दिया, क्योंकि वो रिटायर हो रहा था। तो मुझे बताओ अब पेमेंट के टाइम पर डिडक्शन मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी बच्चों, क्यों नहीं मिलेगी, उसका रीज़न ये होता है कि भाई अप्रूव्ड फंड में कंट्रीब्यूट करते टाइम तो तुमको डिडक्शन मिल चुकी थी, तो फिर उससे पैसा निकालते टाइम तुमको डिडक्शन क्यों दी जाएगी। तो अप्रूव फंड में कंट्रीब्यूट करते तो डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन जब पेमेंट करते तो डिडक्शन नहीं मिलती। आई बात समझ में। अब इधर देखो, अगर प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी डिसअलाउड है, माना प्रोविजन डिसअलाउड है बच्चों, आप एस्टिमेट करके लिखोगे कि हमें इतनी ग्रेचुटी देनी पड़ सकती है, पेंडल के अंदर जानबूझ के अपना प्रॉफिट कम करोगे तो डिसअलाउड है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर होने वाला है और जेन्युइन लाइबिलिटी है और आपने प्रोविजन बनाया है, तो प्रोविजन अलाउड है। तो प्रोविजन क्या रहेगा बच्चों, अलाउड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा वाला प्रोविजन, जो लाइबिलिटी मटेरियलाइज हो चुकी है उसके रेस्पेक्ट में प्रोविजन बनाओगे ना, तो ही ड्यू, मतलब एम्प्लॉय छोड़कर जाने ही वाला है और आपको ग्रेचुटी का पेमेंट करना ही पड़ेगा, उसके रेस्पेक्ट में प्रोविजन बनाओगे तो बच्चों वो अलाउड है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय जाना ही नहीं वाला है, अभी कोई किसी की ग्रेचुटी ड्यू हुई नहीं है, फिर भी तुम प्रोविजन बना रहे हो, तो फिर वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिसअलाउड हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करता है क्योंकि ग्रेचुटी बहुत जगह पढ़ लिया होता है ना बच्चों अपन ने। मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको। अगर ऐसा लिखा है कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेचुटी फंड और ये अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है, तो रिडक्शन कहाँ मिल गई होगी, 36 में। पेमेंट फ्रॉम अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, तो बच्चों डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मिल चुकी है। फिर बात करते हैं बच्चों कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, डिडक्शन नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, जब फंड ही नहीं बना तो बच्चों डिडक्शन ही नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पर अनअप्रूव्ड है ग्रेचुटी फंड। अब देखिए, प्रोविजन बनाया ग्रेचुटी का और लाइबिलिटी अभी कोई भी नहीं है ग्रेचुटी पेमेंट की, तो रिडक्शन नहीं मिलेगी, डिसअलाउड है। और अगर प्रोविजन बनाया है
किसका, ग्रेचुटी का और लाइबिलिटी है, तो वो क्या रहेगा बच्चों, अलाउड रहेगा। आई बात समझ में। फिर एक बच्चा और इधर देखो बच्चों, एक बात और इधर देखो, वापस इधर देखो, सब लोग इधर देखो। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपके माइंड में कोई डाउट ना रह जाए। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड तो अलाउड हो गया बच्चों, लेकिन जब वो फंड से पेमेंट करेंगे तो वो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। कंट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड तो क्या हो गया बच्चों, डिसअलाउ हो गया, उसकी डिडक्शन नहीं मिली थी। लेकिन जब इस फंड से पेमेंट करेंगे ना बच्चों, जब इस फंड से पेमेंट मिलेंगे, पेमेंट फ्रॉम अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, तो डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो होता क्या है बच्चों, अप्रूव्ड फंड में जब कंट्रीब्यूट करते हैं ना तो डिडक्शन आपको पहले ही मिल जाती है, और जब अनअप्रूव्ड फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं तो डिडक्शन के टाइम पे नहीं मिलती है। अब आप 8-10 साल बाद जब आप पेमेंट करोगे तब आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। ये बात हो गई, ये हो गई अप्रूव्ड की और अनअप्रूव्ड की। अब आप बनाते हो ग्रेचुटी का प्रोविजन, तो भाई प्रोविजन की डिडक्शन नहीं मिलती। लेकिन अगर आपने प्रोविजन बनाया है, अच्छा प्रोविजन बनाने की जरूरत कब पड़ेगी, प्रोविजन बनाने की जरूरत तब पड़ेगी जब आपके पास ना ही कोई ग्रेचुटी फंड हो अप्रूव्ड वाला और ना ही कोई ग्रेचुटी फंड हो अनअप्रूव्ड वाला। तो अब आपने प्रोविजन बनाया तो प्रोविजन की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कोई लाइबिलिटी का एक्चुअल पेमेंट ड्यू हो चुका है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये रहा आपके सामने समरी बच्चों, वापस मेरे साथ बोल दो, कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड फंड डिडक्शन मिल जाएगी, और उससे जब पेमेंट करेंगे डिडक्शन नहीं मिलेगी। कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड फंड डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन उससे जब पेमेंट करेंगे तो डिडक्शन मिल जाएगी। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अनअप्रूव्ड फंड डिडक्शन क्यों दे रहे हो? देखो यार बच्चों, जेन्यून खर्चा है बिजनेसमैन का, बिजनेसमैन ने जेन्यूनली ग्रेचुटी का पेमेंट किया है, वो भले ही अनअप्रूव्ड से किया है चाहे अप्रूव से किया है, पेमेंट तो किया है ना, तो डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलनी ही चाहिए। फिर आपने ग्रेचुटी का प्रोविजन बना दिया, इसी कोई पेमेंट ड्यू। आज मैंने बिजनेस चालू किया बच्चों, वो बिजनेस चालू किया और अभी एम्प्लॉय ने 5 साल काम किया ही नहीं था, मैंने ज़बरदस्ती इस साल का प्रॉफिट कम करने के लिए प्रोविजन बना दिया और इनकम टैक्स का प्रॉफिट कम कर दिया, तो इनकम टैक्स वाले बोलेंगे ना भाई प्रोविजन डिसअलाउड है, डिडक्शन नहीं दी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। और प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, अगर सही में ग्रेचुटी ड्यू हो गई है और आपको ग्रेचुटी का पेमेंट करना है तो वो रहेगा अलाउड। तो ये रहे बच्चों आपके 2 पॉइंट और। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी जो होता है वो क्या होता है, डिसअलाउड होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल लाइबिलिटी आ जाएगी और फिर प्रोविजन बनाया तो अलाउड रहेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड फंड इज डिसअलाउड, लेकिन जब अनअप्रूव्ड फंड से पेमेंट करेंगे तो अलाउड। कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड फंड इज अलाउड 36, लेकिन जब उससे पेमेंट करेंगे तो डिसअलाउड। सॉरी, वो डिसअलाउ वाली बात तो लिखी नहीं है ना कि अप्रूव्ड फंड से पेमेंट करेंगे तो डिसअलाउड है, कहाँ लिखा हुआ है भाई, लिखा कहीं नहीं है। लेकिन इतना कॉमन सेंस लगाओ ना कि रिडक्शन एक बार मिली थी तो एक ही चीज़ की रिडक्शन 2 बार थोड़ी दी जाएगी। आई बात समझ में। तो ये हमारे 9 पॉइंट थे बच्चों, ये हमारे 9 पॉइंट थे। 1 पॉइंट और बचा हुआ है, सॉरी 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फटाफट से इधर देखो बच्चों, पूरे रिपीट कर दो, पूरी डिसअलाउंसेस मेरे साथ। सब लोग आंख बंद करो, फटाफट से आंख बंद करो। मैं आपको फटाफट से एक बार क्या करवा रहा हूँ, रिकैप करवा रहा हूँ सारी की सारी डिसअलाउंसेस। सिर्फ 2 डिसअलाउंसेस बची, अगले लेक्चर में वो खत्म हो जाएगी और आपका पार्ट 6 भी क्या होगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। इधर देखो फटाफट से। सबसे पहला तो क्या होने वाला है अपना डिडक्शन, डिसअलाउंस क्या होने वाली है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। नॉन रेसिडेंट को टीडीएस कट करना है एंड डिपॉजिट भी करना है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है, नहीं तो 100% डिसअलाउड। दूसरा क्या था कि अगर किसी भी रेसिडेंट को किसी भी सम का पेमेंट कर रहे हो तो 30% विल बी डिसअलाउड अगर आपने टीडीएस नहीं काटा या फिर टीडीएस काट के जमा नहीं किया। इसके बाद दोनों केस में याद रखना कि वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट ने कंप्लायंस पूरी कर ली तो जिस साल उसने रिटर्न भर दिया उस साल आपको अलाउंस दे दी जाएगी। इसके बाद सैलरी टू नॉन रेसिडेंट वाला पॉइंट आपको क्लियर था कि वो टीडीएस डिपॉजिट की ड्यू डेट से पहले क्या करना है, उसका टीडीएस जमा करना है, नहीं तो फिर वो सैलरी डिसअलाउ होगी तो कभी अलाउ भी नहीं की जाएगी। फिर वो स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग की बात आ गई थी कि वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी अंडरटेकिंग से फीस कलेक्ट करी तो दिक्कत है। फिर पांचवा जो पॉइंट था बच्चों, टैक्सेस और नॉन मॉनेटरी पर्क्स की बात थी। एंड छठा जो पॉइंट था वो था रिलेटिव्स को आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो एक्सेसिव पेमेंट विल बी डिसअलाउड। फिर एक दिन में सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट, ट्रांसपोर्टर के केस में 35,000 का पेमेंट अगर आप किस में कर देते हो, कैश में कर देते हैं तो बच्चों द होल ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। फिर रूल 6DD भी देख लिए थे। फिर हमने देखा था प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी इज डिसअलाउड, है ना, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी जो होता है वो क्या होता है, डिसअलाउड होता है। फिर हमने देखा था कि कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड फंड क्या होता है, डिसअलाउड। लेकिन जो जेन्युइन प्रोविजन होता है, जो लाइबिलिटी अराइज होने के बाद वजह से बनाया जाता है तो वो तो अलाउड होता है। और कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड फंड वो तो डिसअलाउ होता है, लेकिन जब अनअप्रूव्ड फंड पे पेमेंट करते हैं तो वो अलाउड होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड फंड अलाउड होता है 36 के अकॉर्डिंग, लेकिन जब उससे पेमेंट मिलता है
जब उससे क्या मिलता है, पेमेंट किया जाता है एक्चुअली, तब वो अलाउ नहीं होता। ठीक है बच्चों, थैंक यू।